टेक्सोनॉमी की बात कर रहे थे। B.S. ब्लूम है, B.S. ब्लूम, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। B.S. बेंजामिन S. ब्लूम, इन्होंने क्या किया था, तो 1948 में, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ उसके अगले साल अमेरिका में एक APA की बैठक हुई। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अमेरिका में APA की बैठक हुई। अमेरिका में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका हिंदी आप ढूंढ लेंगे। APA का अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की बैठक हुई कौन से साल में, 1948 में। कैसे याद रखेंगे, हमारे देश की आज़ादी से अगले साल, ठीक है। इसकी बैठक हुई और इस बैठक के जो चेयरपर्सन थे, वो थे B.S. ब्लूम, बेंजामिन S. ब्लूम। इन्होंने क्या किया कि ये जो बैठक हुई थी, ये हुई क्यों थी, ये शिक्षा के उद्देश्यों के ऊपर आधारित मीटिंग थी। मतलब एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके ऊपर बैठक हुई थी। और उद्देश्य क्या था कि इस बैठक से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होता है पूरे अमेरिका में। तो APA की बैठक थी, चेयरपर्सन ब्लूम थे। ब्लूम साहब ने एक मीटिंग के दौरान जो है वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। आगे बढ़ूं, इस बैठक में जो मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजिकल जो है एसोसिएशन, तो बच्चों के मनोविज्ञान के जाने, या लर्नर, बच्चा नहीं बोलना सही होगा, मनोविज्ञान को जानने की बात हुई थी। मैंने दूसरी बात बताई, 3 डोमेन होते हैं पेन के कैप के जैसे, CAP कैप, C फॉर कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, A फॉर इफेक्टिव, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया था, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर इफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर स्किल्स। ये 3 डोमेन थे। ये जो पूरा टेक्सोनॉमी है, ये आधारित है कॉग्निटिव पे, तो ब्लूम साहब ने 1956 में एक बुक लिखी थी। यही जिन्होंने ये बैठक की, इस बैठक का जो निष्कर्ष था, उसके निचोड़ को उन्होंने अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, जिसका नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टेक्सोनॉमी, अच्छा, वर्ड टेक्सोनॉमी को मैंने एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी वर्ड का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लियर है बच्चों? टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण मतलब टेक्सोनॉमी। ये तीनों वर्ड आपको याद होने चाहिए। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी बोलूं, क्लासिफिकेशन बोलूं, या हिंदी में इसको वर्गीकरण कहा जाए। तो ये जो पुस्तक थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, किस चीज़ का, शैक्षिक उद्देश्यों का, ठीक है। वर्गीकरण किस चीज़ का, तो शैक्षिक उद्देश्यों का, शैक्षिक ऑब्जेक्टिव्स का, उद्देश्यों का। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए कि यस मैम, बातें समझ में आ रही है धीरे धीरे। अब हम लोग हायर पेडेस्ट्रल पे पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी। ये कहाँ से आया है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन था। इस एसोसिएशन की एक बैठक हुई, कब हुई, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947, उसके अगले साल ये बैठक कहाँ हुई, अमेरिका में। इसके चेयरपर्सन कौन थे, B.S. ब्लूम, बेंजामिन S. ब्लूम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को क्लासिफाई किया, डिफाइन किया। इन्होंने एक बुक लिखी, ईयर था 1956, याद रखेंगे 1956। ये बहुत बार सीधे क्वेश्चन उठा के STT में पूछ देगा कि ब्लूम साहब के बुक का क्या नाम था, तो आप लिखेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब कि वर्गीकरण। किस चीज़ का, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये पुस्तक का नाम था बच्चों, 1956 में ये बुक आई थी। चलिए अब इसके एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो हमारा आज का एंड टॉपिक है।
ये जो टेक्सोनॉमी है ये आधारित किस चीज़ पे है? ये लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, चिंतन का लोअर टू हायर लेवल पे पढ़ाई जाता है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा हो, छोटे क्लास में हो, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ब्लूम 1956 के आधार पे क्या था? शिक्षा, नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब किसी को नॉलेज मिल जाए तो अगला स्टेप क्या होता है? उस नॉलेज को कंप्रीहेंड करना। आप देखते होंगे आपके एग्जाम्स में जब आप 9th-10th में होते हैं तो आपको पैसेज दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, और उस पैसेज को आपको उसके आधार पे, रीडिंग के आधार पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उस पैसेज को आप सॉल्व करते हैं। आधारित क्या होता है? वो पैसेज, एक अनसीन पैसेज आप जिसको कहते हैं, वो दिया जाता है और आपको समझना होता है। तो नॉलेज बेसिक हो गया, जहाँ पे जैसे बच्चे के क्लास में आपको बताया जाएगा ABCD, या शिक्षक जो है वो लाइन बाय लाइन आपको हर चीज़ रटवाते हैं, समझाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप कंप्रीहेंड करते हैं। कंप्रीहेंड का मतलब चीज़ों को समझते हैं, समझना, ये रटना, समझना। समझ रहे हैं कैसे कैसे शिक्षा, लर्निंग जो है वो अधिगम का प्रोसेस जो है वो लोअर टू हायर लेवल पे बढ़ता है। सबसे पहले नॉलेज आता है, उसके बाद चीज़ों को कंप्रीहेंड करना, उसके बाद उसको अप्लाई करना। जैसे आज मैंने कुछ सीखा, अब मैं उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ। तीसरा, अब मैं अप्लाई करूँगी। जैसे ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट है, चीज़ें जो है वो धरती पे गिरती हैं। तो जब आप देख रहे हैं तो इसमें आप क्या समझेंगे? सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखा कि सेब गिर रहा है तो आपको सिखाया गया, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया गया, ग्रेविटी के कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए गए। अब आप उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप उस चीज़ का एप्लीकेशन कर सकते हैं तो वो हो जाता है एप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप, समझने के बाद उस चीज़ को अप्लाई करना, उसके बाद उस चीज़ का मंथन करना, एनालाइज करना उन चीज़ों को। और फिर जो अगला स्टेप होता है बच्चों, वो होती है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना, कुछ नया उत्पन्न करना, कुछ नया बनाना, समाज को वापस देना। तो सिंथेसिस करना। और लास्ट जो इन्होंने बताया था वो अपने किताब में, किताब का नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। किस चीज़ का वर्गीकरण? तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। 1956 में ये बुक आई थी बच्चों। और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है, हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव, लोएस्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? नॉलेज। और हाईएस्ट क्या है? इवैल्यूएशन। इसका आधार क्या है? 1956 पे आधारित एक पुस्तक थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मुझे लगता है मैं कम से कम एक क्लास में 5 बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। कुछ वजह ज़रूर होगी जो बार बार मैं इस किताब का नाम ले रही हूँ, बार बार मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बता रही हूँ, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न इस कॉन्सेप्ट से ज़रूर रहेगा। आज के 40 मिनट से आप कम से कम यहाँ से 1 या 2 नंबर लेके ज़रूर जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है STT के एग्ज़ाम में। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन। मतलब याद होगा आपको, हम लोगों ने इवैल्यूएशन को पढ़ा भी है। इवैल्यूएशन कहने का मतलब, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, इवैल्यूएशन का मतलब, इवैल्यूएशन याद होगा 10 क्लास में हमने पढ़ा था। मेजरमेंट, मापन और असेसमेंट, आकलन। मापन और आकलन। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि अंतिम जो हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है चिंतन का, वो है कि कोई लर्नर जो है वो इवैल्यूएशन सीख जाए, मापन सीख जाए और आकलन सीख जाए। तो आई होप आपको जो बेसिक ढांचा है ब्लूम्स जी का 1956 का, वो क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो एक बार हाँ बोलें या थम्स अप करें, अनम्यूट करके एक बार क्लियर बोलें, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर नहीं है, फिर से समझाओ। कहाँ समझ में नहीं आया? क्या क्लियर नहीं है? किसको क्लियर नहीं है? कुंती जी क्लियर है? ठीक है, ठीक है, गुड। आप लोग बोल दिया करें। तो ये हो गई हमारी 1956 की मॉडल, ब्लूम के द्वारा दिया हुआ टेक्सोनॉमी
टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पे आधारित, ये लोअर टू हायर जाता है, मतलब सबसे बेस में सबसे नीचे अगर इस तरह का डायग्राम बनाए तो यहाँ पे आएगा नॉलेज। आप अपनी कॉपी में इस तरह का बना लें। नॉलेज के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कंप्रीहेंशन के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन के बाद लिखेंगे एनालिसिस और लास्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे इवैल्यूएशन। और मैंने आपको इवैल्यूएशन की प्रक्रिया बता दी, दो तरह का, मेजरमेंट और असेसमेंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो आप समझ जाए कि अगर ये ढांचा दिया रहे त्रिकोण के फॉर्म में या इस तरीके से, तो ये इसी को हम कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 पे ये आधारित है। 1956 में ये कॉन्सेप्ट आया था एपीए के बैठक के बाद जो है वो बीएस ब्लूम साहब ने ये अपने पुस्तक में कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 2001 में। अब जो है हम पहुंच रहे हैं 2001 में। 2001 में 2001 में इनके ही एक शिष्य थे एंडरसन, लिख लेंगे बच्चों। दूसरा नाम जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है एंडरसन साहब का। एंडरसन 2001। ये ब्लूम ओरिजिनल कौन सा था? तो ये था ब्लूम 1956, जिसमें नॉलेज, कंप्रीहेंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, किसी चीज़ को सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये छह स्टेप्स बताए गए थे। ये 6 स्टेप्स बताए गए थे। लिख लीजिए, ये 6 मतलब चिंतन के आधार पर लिख लीजिए। ये किसके आधार पे 6 स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स चिंतन के आधार पे 6 स्टेप्स बताए गए थे। चिंतन के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया था उसका आधार जो था थिंकिंग। चिंतन का मतलब क्या होता है बच्चों? थिंकिंग। तो थिंकिंग के आधार पे चिंतन लिखिए या थिंकिंग लिखिए, या अपने कॉपी में आप थिंकिंग लिखें। ये 6 आधार याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये सबसे ऊपर है, मतलब प्लस 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 प्लस, और ये प्लस है। ये छोटे क्लास, ये बड़े क्लास, ये लोअर और ये हायर। तो आपसे बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, इसको अरेंजमेंट दे सकता है। इनका अरेंजमेंट जैसे आपको क्वेश्चन में देगा, पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंड, फिर एप्लीकेशन। क्या ये तरीका इस तरीके से होगा, या फिर इसको उलट पुलट दे और बोले सही क्रमांक क्या है, तो सही ऑर्डर में लगाना एक क्वेश्चन बन सकता है। अब एंडरसन साहब के ऊपर आते हैं। 2001 में बच्चों इन्होंने एक रिव्यू किया। ये इनके ही शिष्य थे, अमेरिकनी थे। एंडरसन साहब ने क्या बोला कि जहाँ पे नॉलेज है ना, जहाँ नॉलेज है, इसको इन्होंने बोला रिमेंबर, याद करना। आप जानते होंगे बचपन में जो हमें सिखाया जाता है, एक रिदमिक वे में सिखाया जाता है। राइम्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, है ना। और एक तरीके से सिखाया जाता है, ABCD हम लोगों को गा के सिखाया जाता है। तो हमें कराया क्या जा रहा है? रिमेंबर, रिपीट कर करके, मेमोराइज, चीज़ों को समझना नहीं, रटना सिखाया जाता है। तो जो सबसे लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या टीचिंग है, वो टीचिंग में होता क्या है? उस टीचिंग में रिमेंबर कराया जाता है। शिक्षक का काम, उद्देश्य क्या हो जाता है? टीचिंग उद्देश्य क्या है? कि आपको लर्नर या स्टूडेंट को याद करवाना है, रटवाना है। और जैसे जैसे बच्चे जो है वो हायर क्लास में जाएंगे, कक्षा बढ़ेगी, तो उनमें समझ बढ़ेगी। अब वो चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। जब और थोड़े बड़े होंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे आपने बता दिया कि ये ग्रेविटी का रूल है, ये ग्रेविटी का रूल है, बच्चे ने समझ लिया। थोड़े बड़े हुए तो उनको समझाया गया और उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि अच्छा यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। थोड़े बड़े होंगे तो वो क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे। कुछ अगर वो चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे सेब को
अप्लाई करके देखेंगे कि क्या गुरुत्वाकर्षण होता है। तो एप्लीकेशन ज़रूरी है, उसके बाद उसका मंथन एनालिसिस ज़रूरी है, वो चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो इससे अगर हम तुलना करें तो नॉलेज को क्या रिप्लेस किया, रिमेंबर। नॉलेज को क्या रिप्लेस किया बच्चों, रिमेंबर। कंप्रीहेंशन, पैसेज वाले को चीज़ें वही रही, सिर्फ नाम अलग अलग आ गया। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को समझना। उसके बाद एप्लीकेशन मतलब चीज़ों को सीधे सीधे अप्लाई करना सीखना। एनालिसिस बन गया, एनालिसिस ही रहा। लेकिन अंतिम के जो हायर दो थे ना, यहाँ पे सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, अब ये फ्लिप हो गया। 2001 में एंडरसन साहब ने, मैं फिर से लिख देती हूँ, एंडरसन और ईयर है 2001 में, इन्होंने क्या बोला कि पहले चीज़ों को इवैल्यूएट, आकलन जो है, आकलन करना या मापन करना, वो मूल्यांकन बेसिकली, इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन, मूल्यांकन जो है वो एक स्टेप पहले आ गया। मूल्यांकन करना एक स्टेप पहले आ गया, चीज़ों को इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। एक शिक्षक मतलब एक स्टूडेंट या लर्नर को मूल्यांकन चीज़ों का आ जाना चाहिए। और जब वो मूल्यांकन सीख लेते हैं तो हाईएस्ट फॉर्म में क्या आता है, हाईएस्ट हमारा आता है चीज़ों को क्रिएट करना। आप जानते होंगे जब आप पीएचडी की पढ़ाई कभी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके समाज में आप कुछ नया थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरी या एप्लीकेशन को, एक नया कॉन्सेप्ट समाज में वापस करते हैं। और इस तरीके से एलकेजी, नर्सरी, प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी की से चीज़ों को रटने से शुरू करते करते पीएचडी में कोई एक थ्योरी को प्रोपाउंड करके या किसी एप्लीकेशन को करके दिखा के आप समाज में शिक्षा को वापस देते हैं। और यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि टीचिंग का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, हर उम्र के लिए अलग अलग है। शुरुआत होती है चीज़ों को रटने से और खत्म होता है समाज में कोई चीज़, एक नया चीज़ बना के। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एक मैंने आपको शुरू में बताया था कि लर्नर के स्वभाव में परिवर्तन, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट नहीं बोल रही हूँ मैं, लर्नर बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम लर्नर बोलते हैं तो वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। तो अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो होता है क्रिएट करना, और जो सबसे लोएस्ट है, सबसे पहला है, वो है रिमेंबर। तो जब हम बच्चे होते हैं तो क्या वहाँ हमसे उम्मीद की जाती है कि हम समाज में कुछ नया देंगे? नहीं, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम चीज़ों को पहले तो याद करें, फिर उसको समझें, अप्लाई करें, सिंथेसाइज करें, उसका इवैल्यूएशन सीखें और अंत में समाज को, अपनी शिक्षा को वापस दें। आई थिंक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्लियर होगा। एग्जाम में आपसे चाहे ये 6 चीज़ें पूछें और ये याद रखिएगा, इसका आधार क्या है? इसका आधार है चिंतन, थिंकिंग के आधार पे, ठीक है। उद्देश्य को डिफाइन किया गया, कॉग्निटिव डोमेन है, 3 डोमेन मैंने आपको बताया, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल। तो आई होप कि टास्क क्लियर है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहाँ एंड करते हैं। सैटरडे को हमारी क्लास होगी, हम लोग कुछ PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोग, यस मैम, ठीक है, थैंक यू चंदन जी। आप लोग इंटरनेट पे अभी बहुत सारे र्यूमर्स देख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग को एक पाथ पकड़ के चलते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा दाएं बाएं करके फ़ायदा नहीं है। बहुत यूट्यूब पे अभी अलग अलग कंटेंट्स आ रहे हैं, तो आप उतना ज़्यादा ध्यान ना दें, कुछ दिन में अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ें, आप ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए और चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, और बाकी टेंशन जो है कुछ हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए, थैंक यू आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए।